Hello champs, welcome to our new video of Indian Economic Development series. And today we will going to discuss the topic of liberalization, privatization and globalization. ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी बिटवीन 1950 टू 1990 एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन एंड व्हाट आर द रीजंस दैट द गवर्नमेंट हैड टेकन द स्टेप्स ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन द 1991. सो क्या रीजंस थे वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके एंड क्या इकोनॉमी की कंडीशन हमने जो डिस्कस करी उसने क्या इम्पैक्ट किया और क्यों फोर्स करा गवर्नमेंट की ताकि वो ये स्टेप्स को ले. ओके सो ये चैप्टर 3 है ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके सो जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रीवियस चैप्टर में सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क बाय कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम दोज विद द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. यानी दोनों को हमने मर्ज करके मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने फॉलो किया. Some scholars argue that over the years this policy resulted in the establishment of variety of rules and laws. But इससे क्या हुआ, कुछ ऐसे हार्श लॉज को इम्प्लीमेंट करना पड़ा गवर्नमेंट को, जैसे कि लाइसेंस राज सिस्टम हो गया, ठीक है, परमिट लाइसेंस राज. उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. ठीक है, सो विच वर एम्ड एट कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द इकोनॉमी. ठीक है, एंडेड अप इंस्टेड इन हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और इसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को हैम्पर करा, ठीक है, ना कि सपोर्ट किया. Other states that India, which started its development path from near stagnation, has been able to achieve growth in savings, developed and diversified industrial sector which provides a variety of goods, and experienced sustained expansion of agricultural output which ensure food security. बावजूद फूड सिक्योरिटी और स्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज के, ये जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना, इसने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्टैग्नेट कर दिया. सो इसके ही रिजल्ट में 1991 में हमने इन रिफॉर्म्स को लिया. इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू इट्स एक्सटर्नल डेट. यानी इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है बहुत इंक्रीज हो गया था और गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक पेमेंट्स ऑफ इट्स बोरविंग फ्रॉम अब्रॉड. और गवर्नमेंट को बोरविंग कोई कर नहीं रहा था और वो रीपेमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया था गवर्नमेंट के लिए 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस में. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे पास बचे थे, पैसे जो हमारे पास बचे थे जिससे हम इम्पोर्ट कर पाते थे, एक्सपोर्ट अपने essential goods or services को, which we generally maintain to import petroleum import करने के लिए हम foreign exchange reserve रखते थे. ठीक है, actually foreign exchange reserves वो reserves होते हैं in the form of dollars, in the form of foreign currencies, in the form of gold. ठीक है, ये सब assets होते हैं गवर्नमेंट के पास, RBI रखती है इनको, जिसके थ्रू वो अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट कर पाएँ उन पैसों के थ्रू. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो होते हैं. ठीक है, तो ये जनरली हम करते थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज फॉर इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स. लेकिन इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया कि हम सिर्फ 2 हफ्ते का पेट्रोल कर पाए इंपोर्ट, इतना ही पैसा हमारे पास है, यानी सिर्फ 2 हफ्ते, फोर्टनाइट, ठीक है, 15 डेज. द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स. और इसके साथ ही एसेंशियल गुड्स के जो प्राइसेस है उनमें भी राइज होना स्टार्ट हो गया. ओके, सो ऑल दिस लेड टू द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ अवर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज. और इन सब चीज़ों ने क्या किया, गवर्नमेंट को मजबूर किया, गवर्नमेंट को फोर्स करा कि वो सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स लाए जो चेंज करे डायरेक्शन ऑफ अवर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. यानी किस डायरेक्शन में हम फॉलो कर रहे हैं उसको चेंज करें. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस, मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. बैकग्राउंड की बात की जाए, the origin of financial crisis can be traced from the inefficient management of Indian economy in the 1980s. बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो जो ओरिजिन था फाइनेंशियल क्राइसिस का वो 1980s के अंदर स्टार्ट हुआ, जब हमारी इकोनॉमी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू काम कर रही थी, इनएफिशिएंसी के साथ. We know that implementing various policies and its general administration, the government generates funds from various sources such as taxation, running from public sector enterprises. इंपॉर्टेंट है व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम. जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है इनकम से ज़्यादा हो जाए, गवर्नमेंट के लिए इनकम क्या हो गई, उनका टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, और अदर रिसिप्ट्स. तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकम से हो जाए तो गवर्नमेंट बोरो टू फाइनेंस द डेफिसिट. तो डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है. ठीक है, पैसे बाहर से उधार लेती है, चाहे वो बैंक से लें और या लोगों से ले या बाहरी कंट्री से ले, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले. बोरो करना जरूरी होता है डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए. सो व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स लाइक पेट्रोलियम, जैसे हम पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं, वी पे इन डॉलर्स विच वी अर्न फ्रॉम अवर एक्सपोर्ट्स. हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, वहाँ से डॉलर अर्न होता है और वही डॉलर्स को हम यूज़ करके हमारा इंपोर्ट करते हैं लाइक पेट्रोलियम. सो डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यूज वर वेरी लो, रेवेन्यू बहुत कम था,
the government had to overshoot its revenue to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion. So ये सारे जो unemployment है, poverty है, population explosion है, इनको भी तो मीट करना था उसी रेवेन्यू से. तो रेवेन्यू तो एक लिमिटेड था हमारे पास, इस वजह से हमें क्या कहते हैं बोरो करना पड़ता था. द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे हमने बताया कि ये डेवलपमेंट पॉलिसी डेवलप प्रोग्राम्स पे इंट्रोड्यूस स्पेंड करती थी गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, कुछ एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता था. द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंटली फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, और टैक्सेशन से जो रेवेन्यू होता था वो कम पड़ जाता था आफ्टर फुलफिलिंग दीज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बिकॉज इनसे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है टैक्सेशन से, बट खर्च ज़्यादा हो रहा है और इतना रेवेन्यू है नहीं. तो when the government was spending a large of its share of its income on areas which do not provide immediate returns, क्योंकि डेवलपमेंट पॉलिसीज पे खर्च करने का मतलब ये लॉन्ग टर्म इंडिकेटर, यानी सोशल इंडिकेटर्स को इंप्रूव करना जो होता है ना चीज़, उसमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है, ना कि शॉर्ट टर्म में. तो स्पेंडिंग करने से हमें कुछ इमीडिएट बेनिफिट तो मिला नहीं, नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न सच एज सोशल सेक्टर एंड डिफेंस के अंदर कुछ. देयर वॉज अ नीड टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू इन अ हाईली एफिशिएंट मैनर. तो हमें जो रेवेन्यू बचा कुछ था उसको हाईली एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करना था. द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाज आल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर, और जितना एक्सपेंडिचर था उसके हिसाब से हमारा जो पब्लिक सेक्टर से हमारे जो पैसे हम गवर्नमेंट कमा रही थी, गवर्नमेंट अर्न कर रही थी, वो भी सफिशिएंट नहीं था कि वो फुलफिल कर पाए हमारे ग्रोइंग एक्सपेंडिचर को. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर स्पेंट ऑन मीटिंग द कंजम्पशन नीड्स, यानी हम पैसे बाहर से बोरो कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज से, वो हम अपनी कंजम्पशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसा यूज कर रहे थे. Neither was an attempt made to reduce such profligate spending, nor sufficient attention was given to boost the export to pay for the growing imports. ठीक है, तो ऐसा कोई अटेम्प्ट लिया नहीं गया ताकि हम इस स्पेंडिंग को जो सफिशिएंट दे अटेंशन, और ना ही कोई एक्सपोर्ट बूस्ट करे जिससे हम इम्पोर्ट अपना करने के लिए पैसा जुटा पाएँ, यानी फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाएँ, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के थ्रू ही हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं. तो कोई ऐसा स्टेप लिया नहीं गया, तो अटेम्प्ट भी नहीं हुआ ऐसा कोई. तो इन द लेट 1980s में क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगेन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू. इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लग गए कि वो हमारे रेवेन्यू को बीट करने लग गया, रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर लग गया, और इतना लार्ज मार्जिन से हुआ दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग बिकेम अनसस्टेनेबल. और इतना ज़्यादा होगा कि हम बोरोइंग के थ्रू जो अभी तक अपना एक्सपेंडिचर मीट कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे, अनसस्टेनेबल हो गया, इतना ज़्यादा बोरोइंग मतलब डेफिसिट हो गया हमारा. सो प्राइजेस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज करा. इम्पोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट, इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे, हम जो अपने कंजम्पशन के लिए बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ हो नहीं रही थी. So foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance the imports for more than 2 weeks. और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस हद तक नीचे आ गए कि जैसे मैंने बताया था कि 2 हफ्तों के लिए ही हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते थे, उतना ही पैसा हमारे पास बचा था. There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that need to be paid to international lenders. और इतना पैसा भी नहीं था कि हम जो बाहर से बोरो किया है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको चुका पाएँ, उतना भी इतना इनकम नहीं थी. तो ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर विल विलिंग टू लैंड इंडिया. तो अगर हम पहले का पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट है वही नहीं चुका पा रहे, तो कोई हमें बोरो कर देगा, हमें कुछ पैसे लेंड करेगा, नहीं करेगा. तो कोई कंट्री ना कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमें पैसे देने के लिए तैयार था उस टाइम पे. तो फिर उस टाइम पे इंडिया ने अप्रोच किया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD को, जिसको पॉपुलरली कहते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF. ठीक है, ये दोनों इसी की ऑर्गेनाइजेशन है, IBRD की, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. इसको अप्रोच किया इंडिया ने ताकि कुछ मदद मिल पाए, और उन्होंने $7 बिलियन की मदद करी, हमें लोन दिया ताकि हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज कर पाएँ. बट इसके बदले उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी. क्या कंडीशंस थी? फॉर अवेलिंग द लोन, अब लोन लेने के लिए द इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज, यानी तो इंडिया को पहले लिबरलाइज करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को. ठीक है, लिबरलाइज का मतलब है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे तुमने अपने ऊपर, अपने लोगों पे, ट्रेड पे, एक्सपोर्ट पे, इम्पोर्ट पे, वो हटाओ, ओपन करो इकोनॉमी को, अपनी इकोनॉमी को, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन द प्राइवेट सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और रिड्यूस करो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेरी एरिया. जो अभी तक गवर्नमेंट हर चीज़ कंट्रोल कर रही है उसको रिड्यूस करो, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को, इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है उसको भी हटाओ. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बोली, अगर लोन लेना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी. सो इस कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा तभी लोन मिलेगा.
सो इंडिया को इन सब कंडीशंस को मानना पड़ा, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन ऐसी थी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नहीं थे, हम पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, एसेंशियल कमोडिटीज़ को इंपोर्ट नहीं कर पाते अगर हम इनकी जो कंडीशंस है उनको नहीं मानते. सो इंडिया एग्रीड टू द कंडीशनैलिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. इंडिया ने एक्सेप्ट करा और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. उन्होंने वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डिमांड करी. ठीक है. द थर्स्ट ऑफ पॉलिसीज वाज टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी. इनका फोकस क्या था? मोर कॉम्पिटिटिव नेचर बनाओ इकोनॉमी को, कंपटीशन की फीलिंग लाओ लोगों में, एंड रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ न्यू फर्म्स. और एंट्री के लिए जो बैरियर है उसको हटाओ और न्यू फर्म्स ग्रो कर पाए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो. दिस सेट ऑफ पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. दो ग्रुप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं पॉलिसीज को. पहला है हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर्स और सेकंड है हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म. तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स और शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, यानी स्टेबल करना इकोनॉमी को. अभी जो अनस्टेबल इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाना. ठीक है. स्टेबल करना. तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स इंटेंटेड टू करेक्ट some of the weakness that have developed in the balance of payment and to bring inflation under control. यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करना, वीकनेस जो है ये दोनों इनको पहले सॉल्व करना ही हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर था. ये शॉर्ट टर्म मेजर था, यानी इमीडिएट मेजर इसको लेना है. दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पहला नीड था, एंड कीप राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल. ओके. सो ये दोनों पहले स्टेप थे जो हमारे स्टेबलाइजेशन मेजर्स के अंदर थे. सेकंड हमारा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स. ये हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स थे जो एम कर रहे थे इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और इंक्रीज करना इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को. बिकॉज अगर न्यू फर्म्स इंडिया में आएंगी तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और नई हमारी जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनको एक प्रेशर पड़ेगा उनके ऊपर कि वो भी अच्छे इंप्रूव करें और कॉम्पीट करें जो फॉरेन फर्म्स हमारे इंडिया में आ रही हैं. सो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी, रिमूव करेगा रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. जो डिफरेंट रिजिडिटीज हैं, ठीक है, जो चीज़ें रुकी हुई हैं उनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेगा. द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज विच फॉल अंडर 3 हेड्स. ठीक है. तो वो है हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो मेजर फोकस देखो ये चीज़ करने के लिए तो हम उन्होंने लोन दिया, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को सॉल्व होगा. इस वजह से हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को गवर्नमेंट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करती है. ओके. सो पहला हम डिस्कस करते हैं लिबरलाइजेशन. व्हाट इज लिबरलाइजेशन? ठीक है. जैसे हम जानते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा थे इंडिया में. ठीक है. एग्जाम्पल हो गया इसका परमिट लाइसेंस राज. तो हर चीज़ के लिए, चाहे ग्रोथ ऑफ न्यू फॉर्म के लिए भी लाइसेंस लो, नई इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए भी लाइसेंस लो, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी, करप्शन था, रेड टेपिज्म था. तो रूल्स एंड लॉज विच आर एम्ड एट रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकेम मेजर हिंड्रेंसेस. जो रूल्स एंड लॉज थे वो एक हिंड्रेंस के तौर पे काम कर रहे थे, ना कि ग्रोथ प्रमोशन के तौर पे. हिंड्रेंस यानी रोक रहे थे इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस. उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और डिफरेंट सेक्टर्स इकोनॉमी की ओपन कर दो. दो अ फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1980s. कुछ लिबरलाइजेशन मेजर्स तो 1980s में इंट्रोड्यूस हो गए थे इन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिजिकल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इन सब पे जो मेजर्स थे लिबरलाइजेशन के वो 1980s में ले लिए गए थे. रिफॉर्म पॉलिसीज इनिशिएटेड इन 1981 वर मोर कॉम्प्रिहेंसिव. ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा ब्रॉड नेचर की थी. तो हम उसको डिस्कस करते हैं. लेट अस स्टडी द सम इंपॉर्टेंट एरियाज सच एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है. फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर. ओके. सो पहला है डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स वर इन्फोर्स्ड इन वेरियस वेज. जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो डिफरेंट वेज में, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी. ठीक है. अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैज़ टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू स्टार्ट अ फर्म. यानी कोई नई फर्म स्टार्ट करनी है तो उसके लिए लाइसेंस लो, या क्लोज करना है फर्म उसके लिए लाइसेंस लो, या अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को डिक्रीज करना है उसके लिए लाइसेंस लो. सेकंड है प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज. प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं था कि कुछ इंडस्ट्रीज में वो आए, वो प्रोडक्शन करें. थर्ड है सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. कुछ गुड्स जो है वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो सकते हैं. और फोर्थ है कंट्रोल ऑन फिक्सेशन ऑफ प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. यानी प्राइस को फिक्स कर देना
और डिस्ट्रीब्यूशन करना सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को। ये सारे हमारे जो थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के उस टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो इनको डीरेगुलेट करना, ये हमारा फोकस था लिबरलाइजेशन के, इनको हटा देना। डीरेगुलेट करना मतलब अभी जो रेगुलेशन चल रही है इसको डीरेगुलेट करना। तो रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन एंड आफ्टर 1991 रिमूव्ड मैनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस, उनको हटा दिया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड, अभी जैसे लाइसेंस का सिस्टम तो उसको अबॉलिश कर दिया गया फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रीज, एक्सप्लोसिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसमें अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, यानी इनके लिए लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती, बिकॉज सिगरेट, अल्कोहल ये जो हेल्थ इंपैक्ट क्रिएट करता है, हैजार्डस केमिकल्स है, ये लोगों की हेल्थ पे असर डालेगा। एक्सप्लोजिव जो है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर बिना लाइसेंस के लिए हर कोई ओपन करने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एरोस्पेस हो गया, और फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों के लिए भी लाइसेंस लेना ज़रूरी था। तो इन इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सब पे इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। और जो ओनली इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थी, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, वो थी एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, वो सब चीज़ें जनरेशन, और सम कोर एक्टिविटीज़ लाइक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, जिसको गवर्नमेंट ही मेजर कर सकती है क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारा को गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। तो मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ डी रिजर्व्ड। तो अभी तक जो गुड्स जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती थी उनको भी डी रिजर्व करा, और उनको भी फिर प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन मोस्ट इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस, और मार्केट को डिटरमाइन करने का प्राइसेस अब एक हक मिल गया। अदरवाइज पहले तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कितना प्राइस होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आया। अभी हमने बात करी डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली बिलोंग करता है जो शेयर मार्केट होती है हमारी, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। चार चीज़ें कंप्लाई करती हैं, ठीक है, इंक्लूड करती है। एक तो बैंक्स हमारे, एक तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, एक स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस टाइम पे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो था, हमारे कमर्शियल बैंक को, फाइनेंशियल सेक्टर को जो हमारी आरबीआई रेगुलेट करती थी, ठीक है। सो आरबीआई डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्फ, कितना अमाउंट ऑफ मनी रखना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ को आरबीआई रेगुलेट करती थी। तो मेजर एम क्या था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का, कि वो रिड्यूस करे द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। यानी कि अभी तक जो चीज़ें सारी रेगुलेट कर रही थी आरबीआई, अब उसको सिर्फ फैसिलिटेट करे, देखे, खाली दूर से देखे, और अगर कब इंटरवेंशन करने की नीड हो तो इंटरवीन कर पाए, ठीक है। लेकिन हर चीज़ को रेगुलेट ना करे, रेगुलेट करेगी तो उनको ऑटोनॉमी नहीं होगी वो चीज़ करने की, ठीक है, जो डिफरेंट सेक्टर्स है। तो दिस मीन्स दैट फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई, ठीक है। तो रिफॉर्म पॉलिसी जो थी लेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इसने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करी, इंडियन एज वेल एज फॉरेन बोथ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंडिया बैंक वर रेज अराउंड 74%, यानी फॉरेन बैंक्स की जो लिमिट है वो 74% तक इंक्रीज कर दी गई। और दोज बैंक्स विच फुलफिल सर्टेन कंडीशंस हैव बीन गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। और अगर कोई बैंक कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई वो नए ब्रांचेस को ओपन कर सकता है और रेशनलाइज कर सकता है अपने एग्जिस्टिंग ब्रांच के नेटवर्क को। रेशनलाइज करने का मतलब कैसे कि उसको इंक्रीज करना है, उनकी ब्रांच को एक्सपैंड करना है, डिक्रीज करना है। तो बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन्ड विद द आरबीआई, लेकिन कुछ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स अभी भी आरबीआई के पास थे। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अकाउंट होल्डर्स ऑफ द नेशन, यानी जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी जो पैसा है उसको हैंडल करना, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना अभी भी काम जो था ये हमारा काम था आरबीआई का, ठीक है। ओके, सो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स FII such as merchant bankers, mutual funds and pension funds are now allowed to invest in Indian financial market, ठीक है। तो उनको अलाउ कर दिया गया कि वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो करते हैं वो होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि कंपनी की शेयर होल्डिंग को परचेज करते हैं, ठीक है। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं खाली वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए, ये अब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन्वेस्ट करने में, ठीक है।
हमने बात करी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, अब हम बात करेंगे टैक्स में क्या रिफॉर्म लिए गए, टैक्स को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया या क्या किया, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। टैक्स रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन में पब्लिक के एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को देखते हैं, विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं हम गवर्नमेंट की इसको। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जैसे पता है डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स होता है कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, इनके ऊपर इम्पोज होता है। Since 1991 से there has been a continuous reduction in the taxes on the individual incomes as it was felt that high rates of income tax were important reason for tax evasion. So 1991 के बाद से ही टैक्स रेट को डिक्रीज किया गया, रिड्यूस किया गया, बिकॉज ऐसा देखा गया कि टैक्स रेट जब ज़्यादा होता है ना तो लोग टैक्स इवेड करते हैं, यानी टैक्स देने से बचते हैं, इसलिए उसको रिड्यूस किया। रिड्यूस करेंगे तो टैक्स बंदा इजीली दे पाएगा। It is now widely accepted that moderate rate of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. और अगर हम moderate rate of tax रखते हैं तो वो encourage करेगा savings को भी, along with that वो बंदा अपनी income को disclose करेगा और income tax pay करेगा। The rate of corporate tax which was very high earlier, बहुत ज़्यादा था corporate tax जो कि companies pay करती हैं, has been gradually reduced, उसको reduce किया गया। Okay, efforts have been also been made to reform the indirect taxes. ठीक, इंडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म्स लाए गए। ओके, सो इंडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे कि जीएसटी हो गया जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इंडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन कमोडिटीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज। ओके, सो उसको भी रिड्यूस किया गया। इन द ईयर 2016 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड to empower the state to and government and union government to come out with laws to impose goods and services tax. तो 2016 के अंदर हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब गवर्नमेंट ने लेके आई, और दिस हैज लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया. दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, रिड्यूस टैक्स इवेजन, क्रिएट वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. अनदर कंपोनेंट ऑफ रिफॉर्म इन दिस एरिया इज सिंप्लीफिकेशन. ओके, सो जीएसटी के थ्रू क्या हुआ कि ये एडिशनल इनकम रेवेन्यू जनरेट करने का मौका था गवर्नमेंट के लिए गुड्स एंड सर्विस के थ्रू. रिड्यूस को टैक्स और इवेजन और क्रिएट वन नेशन वन टैक्स. मेजर फोकस था वन नेशन वन टैक्स, यानी एक नेशन में एक तरीके का टैक्स होना चाहिए. तो वही चीज़ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी. इसके पहले क्या होता था, हर टैक्स अपना अलग, हर स्टेट अपना अलग तरीके से टैक्स लगाती था. वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, डिफरेंट तरीके से उस पर लगाती थी. बट जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ वे एक वन नेशन वन टैक्स बन गया कि हर स्टेट को इसी तरीके से इसी स्ट्रक्चर में टैक्स को लगाना है. तो इससे क्या हुआ, इससे मेजर चीज़ क्या हुई, ये रिफॉर्म करा सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में, यानी सिंप्लीफाई हो गया टैक्स को पे करना, और जीएसटी के लॉस को सिंप्लीफाई कर दिया गया काफ़ी ज़्यादा. इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, कि टैक्स पेयर्स कंप्लाइंट हों, अच्छे हों काम टैक्स देने में, मैनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड. यानी पोर्टल को, सिस्टम को जो जिस पे पे टैक्स होता है उसको सिंप्लीफाई कर दिया, और लोगों को ईजिली समझ आए कि टैक्स किस तरीके से पे करना है, क्या क्या टैक्स के स्लैब्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं. टैक्स का जो है ना पूरा मेथड को सिंप्लीफाई कर दिया ताकि ईजिली लोग समझ पाएँ. उसके रेट्स को भी सब्सटेंशियली लोअर कर दिया गया. ठीक है, हमने टैक्स रिफॉर्म्स की बात करी, हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म्स हुए. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन एक्सटर्नल सेक्टर वॉज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. पहला रिफॉर्म तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हुआ था इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. ठीक है, द रूपी वॉज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, यानी रूपी को डिवैल्यू किया गया. रूपी को डिवैल्यू करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट होगा. ये चीज़ आपको पता ही होगी कि रूपी अगर डिवैल्यू होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं इंक्रीज होंगे. ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे और हमारे इंपोर्ट्स जो है कॉस्टलियर हो जाएंगे. पहले की गवर्नमेंट क्या करती थी कि जो हमारा रुपी था उसको बहुत ज़्यादा उसको प्राइस रखती थी ताकि वो मतलब एक्सचेंज रेट पे हमारा रुपी की वैल्यू ज़्यादा होती थी. बट पहला फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स ने क्या कहा कि आप इसको रिड्यूस करो. ठीक है, डिवैल्यू करो. डिवैल्यू का मतलब गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से रुपी की वैल्यू कम करे एज कम्पेयर टू डॉलर. मान लीजिए रुपी की वैल्यू अभी है 70 रुपीज़ फॉर $1. तो फाइनेंशियल से इनके फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बाद रुपये की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपीज़ फॉर $1. इसको कहेंगे डी वैल्यू ऑफ रुपी, यानी गवर्नमेंट ने खुद जानबूझकर इसको 80 रुपये करा. इट इज़ ऑल्सो दिस लेड टू द इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इससे क्या फॉरेन एक्सचेंज आया इंडिया में
और इट इज़ ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। और इससे क्या हुआ कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो रुपये की वैल्यू है वो डिटरमाइन मार्केट करेगी, ना कि गवर्नमेंट हर चीज़ कंट्रोल करेगी, वो चीज़ हो गई। ठीक है, तो फ्री डिटर्मिनेशन हुआ रुपये की वैल्यू का। नाउ मोर ऑफन देन नॉट मार्केट्स डिटरमाइन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और जैसे कि हमें पता है कि मार्केट ही डिटरमाइन करती है फॉरेन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के रेट को। ठीक है, मार्केट डिटरमाइन करती है, तो उसी तरीके से रुपये का भी जो वैल्यू है वो भी मार्केट डिसाइड करे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें क्या रिफॉर्म्स हुए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजीम वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। यानी लिबरलाइजेशन के इंक्रीज किया हुआ, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा। ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी, और फॉरेन टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? दिस एम टू इम्प्रूव प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। यानी कि जो अभी तक जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एक कोकोन के अंदर रह रही थी कि अब हम इसी तरीके से करेंगे, है ना, कोई कंपटीशन तो है नहीं, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोगों को खरीदना पड़ेगा, उससे वो बाहर आई। ठीक है, स्टिग्मेटाइजेशन जो एक क्या कह सकते हैं कि मतलब मान लीजिए कि अभी तक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कोई डर नहीं था कि हमारी इंडस्ट्रीज चले नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों को खरीदना ही पड़ेगा जो हम बनाएंगे। बट अब क्या है, फॉरेन मार्केट से यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई हैं सेटअप, तो वो जो प्रोड्यूस करेंगे वो जल्दी तेजी से बिकेंगे, तो इनको भी इनके साथ कम्पीट करने के लिए अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो यही हुआ कि लोकल इंडस्ट्रीज ने एडॉप्शन करा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी एडॉप्शन करा, और उनकी एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया वॉज फॉलोइंग अ रिजीम ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इंडिया क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाता था ऑन इम्पोर्ट्स। सो एक्चुअली में क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है ये एनकरेज करते हैं टाइट कंट्रोल ऑफ ओवर इम्पोर्ट्स, यानी इम्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है, वो नहीं अलाउ करते। एंड बाय कीपिंग द टैरिफ्स वेरी हाई, मतलब अगर इम्पोर्ट को हमें कंट्रोल करना है तो हम टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, ताकि इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी गवर्नमेंट ताकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, दीज पॉलिसीज रिड्यूस्ड एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस विच लेड टू द स्लो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इससे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, और इसी से स्लो ग्रोथ हुई थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। ठीक है, तो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स ने क्या किया, इन्होंने एम किया कि हम डिसमेंटल करेंगे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, यानी इसको हटाएंगे और रिड्यूस करेंगे टैरिफ रेट्स को। ठीक है, और रिमूव करेंगे लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स। तीनों चीज़ें ही ट्रेड रिफॉर्म्स पॉलिसी रिफॉर्म्स का पार्ट थी। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड, यानी हटा दी गई इंपोर्ट लाइसेंसेस को इन केस ऑफ हैजार्डस केमिकल्स और एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, इनको छोड़ के, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। Quantitative restrictions on imports of manufacturing consumer goods and agricultural products were also fully removed from 1 April। और इनके ऊपर जो quantitative restrictions थी on imports of manufactured consumer goods उसको भी हटा दिया गया, और agricultural products पे जो import duty लगती थी वो भी। Exports duties have been removed to increase the competitiveness position of Indian goods in the international market। यानी export duties जो लगती थी उनको रिमूव कर दिया गया टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स, ताकि जो इंडियन गुड्स की जो है फॉरेन मार्केट में जाएं तो उनकी भी एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्रिएट हो इंटरनेशनल मार्केट में, और वो भी कॉम्पीट कर पाए, उनका भी प्रोडक्ट बिके इंडियन बाहर की मार्केट में। ओके, सो हमने लिबरलाइजेशन के टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करा, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अभी हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।